मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हमारी कक्षा बी द्वितीय वर्ष पेपर प्रथम रीति काव्य और इकाई प्रथम केशवदास की काव्यगत विशेषताएं। इससे पहले की हमारी वीडियो में हमने केशवदास के जन्म, मृत्यु, उनका जीवन काल, उनकी साहित्यिक रचनाओं और उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में जाना। आज हम केशवदास के काव्य की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। केशवदास के काव्यगत प्रवृत्तियाँ, काव्यगत विशेषताएं, उनके काव्य कला की विशेषताएं जो उन्हें दूसरे कवियों से अलग करती है, उनके बारे में आज के हमारे इस पीरियड में जानेंगे। केशव अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि थे, यानी इन्होंने अलंकार संप्रदाय का अनुसरण किया था। ये अलंकारवादी आचार्य थे, इसलिए स्वाभाविक था कि वे भामह, उद्भट और दंडी आदि अलंकार संप्रदाय के आचार्यों का अनुसरण करते। अलंकारों के प्रति विशेष रुचि होने के कारण काव्य पक्ष दब गया है और सामान्यतः वे सहृदय कवि नहीं माने जाते, यानी इनको अलंकारों से अत्यधिक प्रेम और लगाव था और इसी विशेष रुचि के कारण इनका काव्य का जो भाव पक्ष है वो दब गया है और इसीलिए इनको अनेक विद्वानों ने सहृदय कवि नहीं कहा है, यानी हृदयहीन कवि की उपाधि इनको दी है। अपनी क्लिष्टता के कारण ये कठिन काव्य के प्रेत कहे गए हैं। विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका, जो कि हम हमारे इस अध्याय में जिसकी व्याख्या करेंगे, रामचंद्रिका के अंगद रावण संवाद की, उसके बारे में कहा गया है कि रामचंद्रिका प्रबंध निर्वाह है, मार्मिक स्थलों की पहचान, प्रकृति वर्णन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं है। परंपरा पालन तथा अधिकाधिक अलंकारों को समाविष्ट करने के कारण वर्णनों की भरमार है। चहल पहल, नगर शोभा, साज सज्जा आदि के वर्णन में इनका मन अधिक रमा है। संवादों की योजना में नाटकीय तत्वों के सन्निवेश के कारण इन्हें विशेष सफलता मिली है। यानी अगर केशवदास को अपनी काव्य रचनाओं में सर्वाधिक सफलता मिली है तो वह है संवाद योजना। इनके संवाद योजना प्रत्युत्पत्ति के कारण अनूठे बन पड़े हैं। प्रबंधों की अपेक्षा मुक्तकों में इनकी सरलता अधिक स्थलों पर व्यक्त हुई है। इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां निम्नलिखित है। आज हमें पढ़ना है केशवदास के काव्य की प्रमुख विशेषताएं। तो केशवदास के काव्य की प्रमुख विशेषताओं को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत विभाजित करके उनका अध्ययन कर सकते हैं। इनका पहला बिंदु है या इनकी पहली विशेषता है वर्ण्य विषय। केशवदास दरबारी कवि थे। अन्य दरबारी कवियों की भांति उन्होंने भी अपने आश्रयदाता राजाओं का यशोगान किया है। वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका उनकी ऐसी ही रचनाएं हैं। वीर सिंह देवचरित में इन्होंने राजा वीर सिंह का और जहांगीर जस चंद्रिका में इन्होंने जहांगीर को चंद्रिका के समान मानकर उनकी शोभा का वर्णन किया है। ये तो है इनका कवि रूप। केशव का दूसरा रूप आचार्य का है। कवि प्रिया और रसिक प्रिया में इन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुवाद किया है और उदाहरण स्वरूप अपनी कविताओं की रचना की है। यानी एक और तो इन्होंने, क्योंकि ये दरबारी कवि थे, किसी राजा के दरबार में आश्रय प्राप्त थे। आश्रय प्राप्त यानी वो उस राजा की कृपा के ऊपर अपनी जीविका के लिए निर्भर रहते थे और इसलिए उनके दरबार में रहते थे, आश्रय में रहते थे, तो ये उनकी प्रशंसा किया करते थे, उनकी प्रशंसा में उनका यशोगान किया करते थे। और दूसरा इनका आचार्य रूप है। आचार्य रूप यानी आचार्य कवि वो कवि थे जो कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण करते थे। लक्षण ग्रंथ जिसके अंदर काव्य के लक्षण, काव्य का प्रयोजन, काव्य हेतु, अलंकार, रस, ध्वनि आदि के बारे में विस्तार पूर्वक, यानी काव्य के विभिन्न अंगों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाता है, उनको लक्षण ग्रंथ कहते हैं। इन्होंने उन्हीं लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया था और इनकी जो खास बात थी वो ये थी कि इन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुवाद किया और उनको पुष्ट करने के लिए उदाहरण स्वरूप अपनी कविताओं की रचना की। रामचंद्रिका इनका राम के जीवन पर लिखा गया महाकाव्य है जिसका विषय राम भक्ति है, किंतु केशवदास पहले कवि थे और बाद में भक्त, अतः उनकी भक्ति भावना की अपेक्षा काव्य चमत्कार के प्रदर्शन की भावना अधिक है। विज्ञान गीता में केशव ने वैराग्य से संबंधित भावनाओं को व्यक्त किया है। दूसरा इनकी जो काव्य की प्रमुख विशेषता या प्रवृत्ति है वो है प्रकृति चित्रण। राज दरबारों की साज सज्जा के बीच रहने के कारण केशव की प्रवृत्ति प्रकृति में नहीं रही। उनका प्रकृति चित्रण दोषपूर्ण है। उसमें परंपरा का निर्वाद अधिक है, मौलिकता और नवीनता
कम, यानी केशवदास के प्रकृति चित्रण के अंदर इनकी अपनी मौलिकता यानी स्वयं का सृजन और नवीनता कम दिखाई देती है, और एक जो भली भांति पुराने रूप से जो परंपरा चली आ रही थी उसका अनुगमन इन्होंने अधिक किया है। वर्णन करने में कहीं कहीं केशव ने काल और स्थान का भी ध्यान नहीं रखा है। अलंकारों के बोझ से दबी प्रकृति अपना सहन सौंदर्य खो बैठी है। प्रकृति के संबंध में केशव की कल्पनाएं कहीं कहीं पर बड़ी असंगत और अरुचिकर हो गई है। जैसे अरुण सूर्य को कपालिक काल का रक्त से भरा कपाल बना देना, ये इनकी ही एक कल्पना है जो प्रकृति के बारे में इन्होंने की है, लेकिन इनकी यह कल्पना अत्यंत ही असंगत और अरुचिकर लगती है। उसके बाद है इनकी संवाद योजना, जो इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। केशवदास का संवाद वर्णन है वो हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है, और इनके साहित्य के अंदर वाक्पटुता के कारण और प्रत्युत्पन्नमति के कारण इनके संवाद है वो हिंदी साहित्य जगत में अनूठे बन पड़े हैं। दरबारी कवि होने के कारण केशव में राज दरबारों की वाक्पटुता वर्तमान थी, अतः संवादों की योजना में उन्हें असाधारण सफलता मिली। उनके संवाद अत्यंत आकर्षक है, उनमें राज दरबारों जैसी हाजिर जवाबी और शिष्टता है। उनके द्वारा चरित्रों का उद्घाटन सुंदर ढंग से हुआ है। जनक विश्वामित्र का संवाद, लवकुश का संवाद, सीता हनुमान का संवाद इसी प्रकार के संवाद हैं जिन संवादों के अंदर इनको अप्रतिम सफलता मिली है। अंगद रावण संवाद के अंतर्गत एक उत्तर प्रत्युत्तर देखिए, जिसके अंदर रावण कहता है, गेंद करेऊं मैं खेल की, हरगिरी केशोदास, शीश चढ़ाए आपने कमल समान साहस। तो उसका प्रत्युत्तर देते हुए अंगद अत्यंत शालीनता और शिष्टता से कहते हैं, जैसो तुम कहत उठायो एक गिरिवर, ऐसे कोटि कपिल के बालक उठावहीं। काटे जो कहत शीस, काटन घनेरे घाग, मगर के खेले कहाँ भट्ट पद पावहीं। यानी ये जो संवाद है ये प्रत्युत्पन्नमति का उदाहरण है, जिसके अंदर अंगद रावण के उत्तर को कटाक्षपूर्ण रूप से उनको खारिज कर देते हैं। तो यही इनके काव्य की एक प्रमुख विशेषता हम मान सकते हैं, या मुख्य विशेषता हम मान सकते हैं संवाद योजना। इनको जितनी सफलता संवादों में मिली है अन्यत्र कहीं नहीं मिली। उसके बाद केशवदास के काव्य की अगली विशेषता है पांडित्य प्रदर्शन। आचार्य केशवदास उच्च कोटि के विद्वान थे, और इसके साथ साथ वो संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे। उनको छंद, अलंकार आदि की अत्यंत गहन जानकारी थी, अतः उनके काव्य में कल्पना और मस्तिष्क का योग अधिक है। उनका ध्यान जितना पांडित्य प्रदर्शन की ओर था उतना भाव प्रदर्शन की ओर नहीं, यानी केशवदास ने अपने काव्य में भावों का प्रदर्शन कम किया है और कला का प्रदर्शन अधिक किया है। पांडित्य प्रदर्शन की इसी प्रवृत्ति के कारण कुछ आलोचकों ने केशव को हृदयहीन कवि कहा है, किंतु यह आरोप पूर्णतः सत्य नहीं है। कुछ आलोचकों ने केशवदास को हृदयहीन कवि इसलिए कहा क्योंकि इनके काव्य में हमें हृदय पक्ष की प्रधानता न दिखाई देकर बुद्धि पक्ष की प्रधानता अधिक दिखाई देती है। इनके काव्य के अंदर भावों की इतनी उद्भावना नहीं हुई जितनी कला पक्ष की उद्भावना हुई है। लेकिन फिर भी इनका जो आरोप इनके ऊपर लगा है हृदयहीन कवि होने का, वह पूर्णतः सत्य नहीं है। इसको हम आंशिक रूप से सत्य मान सकते हैं, क्योंकि पांडित्य प्रदर्शन के साथ साथ केशव के काव्य में ऐसे अनेकानेक स्थल है जहां उनकी भावुकता और सहृदयता पूर्ण साकार हो उठी है। अशोक वाटिका में हनुमान जी सीता जी को रामचंद्र की मुद्रिका देते हैं। मुद्रिका के प्रति सीता का कथन है वो अत्यंत ही मार्मिक और भावपूर्ण है, जिसमें वो कहती है, श्रीपुर में बन मध्य है तू मग करी अनीति, कहीं मुंद्री अब तियन की को करी है प्रतीति। यानी सीता जो ये शब्द कहती है, ये लाइन, ये पंक्तियाँ बोलती है, तब वो अत्यंत मार्मिक कथन प्रतीत होता है। इसीलिए हम केशवदास को पूर्णतः हृदयहीन कवि नहीं कह सकते। उसके बाद इनकी काव्य प्रवृत्तियों की या काव्य प्रवृत्तियों में अगली इनकी जो विशेषता है वो है इनकी भाषा। केशवदास ने अपने काव्य का माध्यम ब्रज भाषा को बनाया।
परंतु ब्रज भाषा का जो ढला हुआ रूप सूरदास आदि अष्टछाप के कवियों में मिलता है। अष्टछाप के कवि कृष्ण भक्त कवि थे, उन कवियों के अंदर मिलता है, वह केशव की कविता में नहीं मिलता। केशवदास संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित थे, अतः उनकी भाषा संस्कृत से अत्यधिक प्रभावित है। क्योंकि केशवदास को संस्कृत के अंदर पांडित्य प्राप्त था, वो प्रकांड विद्वान थे संस्कृत भाषा के, इसलिए उनकी ब्रज भाषा है वो भी संस्कृत से अत्यधिक प्रभावित दिखाई देती है। उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों को ही नहीं, संस्कृत की विभक्तियों को भी अपनाया है। यानी इन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा के अंदर काव्य की रचना करते समय ब्रज भाषा का प्रयोग किया, और उसी ब्रज भाषा के अंदर इन्होंने सिर्फ संस्कृत के तत्सम शब्दों का ही प्रयोग नहीं बल्कि संस्कृत की विभक्तियों को भी अपनाया है। और कहीं कहीं तो उनके छंदों की भाषा संस्कृत ही जान पड़ती है। जैसे रामचंद्र पद पदम वृंदारक वृंदाभिवंदनीयम केशवमति भूतनयालोचनम चंचरिकायते। इन पंक्तियों के अंदर या इस छंद के अंदर हम देख सकते हैं कि संस्कृत के शब्द बहुतायत प्रयुक्त हुए हैं। केशव की भाषा में बुंदेलखंडी भाषा का भी काफ़ी मिश्रण मिलता है। खारक, थोरिला, दुग्गई, गोरमदाइन आदि जैसे बुंदेली शब्दों का प्रयोग बहुतायत में इनके काव्य में हुआ है। अवधी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है, जैसे इहाँ, उहाँ, दिखाऊ, रिझाऊ आदि। तो केशवदास के काव्य के अंदर ब्रज भाषा के अतिरिक्त अत्यधिक संस्कृत के शब्दों का प्रयोग, बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग और अवधी भाषा के शब्दों का प्रयोग भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है। और कहीं कहीं तो केशवदास ने शब्दों को गढ़ लिया है। गढ़ लिया यानी इन्होंने अपने आप ही शब्दों का निर्माण कर लिया है। जैसे चाप से चापकीय शब्द जो प्रचलन में है वो है चाप, लेकिन इन्होंने चापकीय शब्द अपने आप गढ़ लिया है। अप्रचलित शब्दों के प्रयोग में भी उन्होंने पूरी तरह स्वच्छंदता से काम लिया। अप्रचलित यानी उस समय की भाषा में जो शब्द प्रचलन में नहीं थे, उन शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने अपने काव्य में किया है। जैसे आलोक, लॉन्च, नारी आदि। जल के अर्थ में विष शब्द का प्रयोग केशव की भाषा में ही मिलता है, यानी जल के पर्यायवाची के रूप में इन्होंने विष शब्द का प्रयोग किया है, जो बिल्कुल प्रचलन में नहीं है, अप्रचलित शब्द है, लेकिन केशवदास ने इसका प्रयोग किया है। जैसे विष में यह गोदावरी अमृतन को फल देती, केशव जीवन हार को दुख अशेष हर लेती। यानी इन्होंने जल के पर्याय के रूप में किसका प्रयोग किया है? विष का प्रयोग किया है। संस्कृत के और बुंदेलखंडी के अत्यधिक प्रभाव, लंबी लंबी शब्द योजना, अप्रचलित शब्दों के प्रयोग आदि के कारण केशव की भाषा में कहीं कहीं अत्यंत क्लिष्टता आ गई है, और इसी क्लिष्टता के कारण केशवदास को विद्वानों ने कठिन काव्य का प्रेत तक की संज्ञा दे डाली है। केशव की भाषा का सामान्य रूप अपेक्षाकृत सुगम है, उसमें कहावतों और मुहावरों का भी यथास्थान प्रयोग हुआ है। उसके बाद केशव की काव्यगत विशेषताओं में अगला बिंदु आता है शैली। केशव की शैली पर उनके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। इस संबंध में उन्होंने अपने किसी पूर्व कवि का अनुसरण नहीं किया। अनेक कवियों की कविताओं के बीच उनकी कविता को सरलता से पहचाना जा सकता है। संक्षेप में केशव की शैली प्रौढ़ और गंभीर है। पांडित्य प्रदर्शन के कारण वह कुछ दुरूह अवश्य हो गई है। उसके बाद केशवदास की अगली विशेषता है रस। केशवदास जी ने अपने काव्य में अनेक स्थलों पर विविध रसों की उत्कृष्ट व्यंजना की है, किंतु मुख्यतः वे श्रृंगार और वीर रस के कवि हैं। श्रृंगार के दोनों पक्षों को उन्होंने अपनाया है। वीरोचित उत्साह के मार्मिक वर्णन में तो वे अपना कोई सानी नहीं रखते, यानी हिंदी साहित्य का कोई कवि वीरोचित उत्साह के मार्मिक स्थलों में उनकी बराबरी नहीं कर सकता। शत्रुघ्न के बाणों से मूर्छित लव के लिए विलाप करती हुई सीता के प्रति कुश का यह कथन कितना उत्साहपूर्ण प्रतीत होता है। रिपो ही मारी सहारी दल, यमते लेहूं छुड़ाए, लव ही मिले हो देखी हो माता तेरे पाए।
यानी यहाँ पर कुश की ये उक्ति अत्यंत उत्साहपूर्ण और मार्मिक लगती है। उसके बाद केशव की अगली विशेषता है छंद। छंद के विषय में केशव का ज्ञान अपार था। जितने प्रकार के छंदों का प्रयोग उन्होंने किया, हिंदी साहित्य में अन्यत्र किसी कवि ने नहीं किया। रामचंद्रिका में छंदों की विविधता इस सीमा तक पहुंच गई है कि विद्वानों ने उसे शब्दों का अजायब घर तक कह दिया है। केशव की छंद योजना संस्कृत साहित्य की छंद योजना है, यानी हिंदी साहित्य की छंद योजना ना होकर संस्कृत साहित्य की छंद योजना है। इन्होंने कवित, सवैया, दोहा आदि छंदों का भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। उसके बाद केशवदास की अगली विशेषता है अलंकार। केशव को अलंकारों से अत्यधिक प्रेम था। उनके अनुसार यद्यपि सुजाति, सुलक्षणी, सुबरन, सरस, सुवृत, भूषण, विन्न, विराज ही कविता वनिता मित, यानी उनके अनुसार भूषण यानी अलंकारों के बिना ना तो नारी, ना कविता और ना ही प्रियतमा सजी हुई दिखाई देती है। अतः उनकी कविता में विभिन्न अलंकारों का प्रयोग सर्वत्र दिखाई देता है। अलंकारों के बोध से कविता के भाव दब से गए हैं और पाठक को केवल चमत्कार हाथ लगता है। किंतु जहाँ अलंकार योजना केशव की कठोर अत्यंत आग्रह नहीं है, वहाँ उनकी कविता अत्यंत हृदयग्राही और सरस है। उसके बाद केशवदास का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है वो जानते हैं हम। केशवदास जी हिंदी साहित्य के प्रथम आचार्य है। हिंदी में सर्वप्रथम उन्होंने ही काव्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय पद्धति से विवेचन किया। इस संबंध में उनका स्थान अप्रतिम है। यह ठीक है कि उनके काव्य में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता है और पांडित्य प्रदर्शन के कारण उन्हें कठिन काव्य का प्रेत तक कहकर पुकारा जाता है, किंतु इस बात से उनका महत्व बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि किसी सरसता और तन्मयता चाहे ना हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला। केशवदास जी वस्तुतः एक श्रेष्ठ कवि थे। सूर और तुलसी के पश्चात हिंदी काव्य जगत में उन्हीं की ही गणना की जाती है। जैसे सूर सूर तुलसी ससी उडुगन केशवदास, अब के कवि खगोत सम जह तह करत प्रकाश, यानी हिंदी साहित्य जगत में सूरदास का स्थान सूर्य के समान, तुलसी का स्थान चंद्रमा के समान और केशवदास का स्थान चमकते हुए सितारों के समान है। धन्यवाद।